हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर लास्ट मूवमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे फार्मूलेज हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर था, यहाँ पे अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना। तो इसमें जो है फ्रैक्शन की बात की गई, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बात किया जाता है मतलब ऑर्डरी फ्रैक्शन जो P/Q के रूप में होता है, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। अगर आपसे मान लो पूछ ले उचित फ्रैक्शन कौन है, जिसमें जो है जो अंश होता है वो हर से क्या होता है, कम होता है, और विषम होता है जिसमें अंश क्या होता है, हर से ज़्यादा होता है। फिर इस प्रकार के जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, फिर होता है कुछ डेसिमल फ्रैक्शन होता है। डेसिमल फ्रैक्शन में आपका क्या आता है, जैसे यहाँ पे 7/10 है, 5/100 है, एंड 3/5 है, एंड 1/2, ये सब डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो 10 होना चाहिए, 10 का जो है गुणज होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो 5/2 जो है 10 के जो है यहाँ पे क्या है, गुणज है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये होता है क्या, एक होता है डेसिमल सिंपल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे सिंपल रिकरिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखो 7/3 करा गया, तो यहाँ पे पहले आया क्या, ये आया 2, आया 2.33। मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ जो है जो डेसिमल के बाद आ रहा है वो ओनली 33 आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.33 पे बार लग जाएगा। फिर यहाँ पे आता है 13/7। 13/7 पे यहाँ पे क्या आता है कि जो है इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा जो है यहाँ पे आएगा 1.8571, एंड जो है यहाँ पे 42। अब ये जो है इतना आया, फिर इतना जो है फिर यहीं से इतना रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, मतलब यही जो है बार बार ये इतना इतना जो है फिर से इसी के बाद आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है मतलब कि जो है मिक्स्ड वाले में होता है, मिक्स्ड वाले में क्या होता है कि यहाँ पे पीछे से जो है मतलब कि जो जो है दो आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे 1.5 आया, उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया, आ रहा है कि नहीं समझ। अब ये जो है सिर्फ 3 आएगा, ये बाद में इसके बाद यहाँ पे 5 और से नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसलिए जो है ये यहाँ पे मिक्स्ड वाला कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे नियम होता है कि जैसे अगर अगर मान लो यहाँ पे 0 पॉइंट जो है यहाँ पे 1 लिखा है और इस पे बार लगा है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/9 लिख सकते हो, ठीक है, 1/9 लिख सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है कि 0 पॉइंट मान लो यहाँ पे लिखा है 12 लिखा है, और दोनों पे यहाँ पे दोनों पे बार लगा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 12/99 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पता होना चाहिए था। ऐसे यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि दो अंक है, 0.35 है, और यहाँ पे क्या लगा, सिर्फ 5 पे बार लगा, 3 5 दोनों पे नहीं लगा, मतलब ऐसे नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पे 5 पे लगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 35 माइनस जिस पे बार नहीं लगा था, कौन था वो, 3 था, 3/90 करोगे, ठीक है। यहाँ पे 99 नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो हमें वही उतना ही 9 लेना जितने पे बार लगा है। तो यहाँ पे एक ही पे बार लगा तो एक ही 9 लेंगे, उसके बाद एक 0 लेंगे, क्योंकि दो अंक था तो 2 अंक होना चाहिए था। ऐसे ही भी इस पे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखते हैं कोष्ठक जो है, जो संडे कलर का नियम, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक फार्मूला होता है जिसको आपको रखना होता है, जिसको बोलते हैं बडमॉस। इसका बी जो होता है उसके लिए होता है, ब्रैकेट के लिए होता है, जो है ये वो ऑफ के लिए होता है, का के लिए होता है। फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर फ्रैक्शन, ये जो है क्रम वाइज होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे इसके एक प्रकार रेखा कोष्ठक होता है, फिर छोटा कोष्ठक, यहाँ पे मध्य में मझला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक होता है। इसको भी इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। जैसे अब यहाँ पे सॉल्व करना है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे। अच्छा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे जो है माइनस लगा और रेखा कोष्ठक लगा, तो क्या जो है रेखा कोष्ठक के अंदर का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो है आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो रेखा कोष्ठक था ये चिन्ह नहीं बदलता, ये दोनों जो है ऐड होगा, ठीक है। याद मतलब ये, अब जैसे यहाँ पे ये आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे जैसे ब्रेकेट नहीं लगा है, तो यहाँ पे जो है मतलब रेखा कोष्ठक लगा है, तो क्या ये जो है अब इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो क्या ये जुड़ेगा घटेगा, तो ये दोनों जुड़ेगा, याद रखना। तो जो अगर रेखा कोष्ठक लगा है तो इसके आगे जो है चिन्ह से मतलब नहीं करता, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम पहले गुणज और गुणनखंड में अंतर देख लेते हैं। देखो गुणज क्या होता है, गुणज मतलब जैसे 2 का गुणज क्या हो सकता है, 2 का गुणज होगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब ऐसे प्रकार से क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो गुणकों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। अगर यही हम गुणनखंड की बात करते हैं, गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लो 12, 12 के गुणनखंड अब क्या हो सकते हैं, 12 का एक गुणनखंड जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 खुद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सब इसके गुणनखंड कहलाते हैं। मतलब जिससे 12 क्या हो कट जाए, ठीक है, उसको गुणनखंड बोलते हैं। तो याद रखना इस प्रकार से जो है गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, गुणकों की संख्या यहाँ पे अनंत होती है। तो ये चीज़ लिखा है, देखो यहाँ पे गुणक को अन्य संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। गुणनखंडों को दी गई संख्या से सटीक विभाजक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वही सेम चीज़ है, गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रिया क्या होती है, विभाजन है। यहाँ पे गुणनखंडों का परिणाम दी गई संख्या से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो याद रखना यहाँ पे गुणनखंड कभी जो है ज़्यादा नहीं हो सकता,
जैसे अगर संख्या 12 थी तो 12 से ज़्यादा नहीं होगा, 12 होगा, उसके बाद उससे कम ही संख्याएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है, लघुत्तम वह छोटी छोटी संख्या जो 2 या 100 से अधिक संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभाज्य होती है, तो उसको बोलते हैं एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे 3 और 4 बरतते हैं। अब 3 और 4 के साथ वो संख्या, वो छोटी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, तो वो क्या आएगी, 12 आएगी। 12 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो 3 और 4 दोनों से एक साथ विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एलसीएम 12। और यहाँ पे एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, देखो 12 के गुणज निकाल लो और जो है 16 के गुणज निकाल लो, ठीक है। तो 12 और 16 के गुणज निकालो, तो 12 का गुणज क्या होगा, अभी गुणज मैंने देखा था ना, गुणज मतलब क्या होता है, उस संख्या से मल्टीप्लाई करो तो गुणज जो होती है उस संख्या से हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 12 लिख सकते हो, 12 लिखा, 12 दूनी 24, 12 36, 12 42, 12 60, इस प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद इसके गुणज, इसका भी गुणज निकाल लो। यहाँ पे आप देखो सबसे यहाँ पे छोटा कौन सा है, यहाँ पे जो है लीस्ट जो कॉमन है वो कौन सा, 48 आ रहा है, मतलब 48 12 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे 96 भी इसका एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कौन होगा, यहाँ पे 48 होगा। इस प्रकार से निकालते हैं। दूसरा तरीका आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 लिख लें, यहाँ पे 16 लिख लें, उसके बाद जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 4 आएगा, फिर है ठीक, फिर जो है आप 2 से डिवाइड कर लो, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे जो है 3 आया, फिर 1 आया, फिर 3 से डिवाइड कर दो, तो देखो 3 दूनी 6, दूनी 12 आते हैं, तो इस प्रकार से जो है निकल जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका आ जाएगा। इस ये भी तरीका होता है। फिर यहाँ पे जो है दूसरा तरीका ये भी होता है जो अभी बताया हूँ, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। या तो फिर यहाँ पे क्या करो, इनका सबका जो है गुणज लिखो, जो कॉमन आएगा वो कल वो भी हो जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से भी जो है एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। और ये एचसीएफ क्या होता है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। एचसीएफ क्या है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभी गुणनखंड ऊपर देख क्या था, गुणनखंड क्या था, जैसे अभी हमने बताया कि 12 का जो है जो गुणज होगा वो क्या होगा, 12 होगा। फिर यहाँ पे होगा आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, 12 24 ना, 12 3 36 ऐसे होगा। और अगर इसके जो है गुणनखंड की बात करें तो सबसे इसका जो बड़ा गुणन मतलब कि जो गुणनखंड होगा वो 12 होगा, फिर इससे छोटा गुणनखंड 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 हो जाएगा। ये सब इसके गुणनखंड है। गुणनखंड जो होता है इसके बराबर या इससे हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो क्या मतलब महत्तम समापवर्तक हुआ बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्वाभास करे। जैसे मान लो यहाँ पे अब 3 और 4 है। अब इन संख्या ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, तो यहाँ पे एक ही आएगा। एक ऐसी संख्या है जो कि इसको भी काट सकती है और इसको भी काट सकती है। अब मान लो यहाँ पे 4 दिया और यहाँ पे 6 दिया, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 2 होगी। अब देखो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ये जो है इस प्रकार से इसका जो मतलब आपका यहाँ पे एचसीएफ हो गया। इस प्रकार से जो है इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। अब कुछ इसके तरीके होते हैं निकालने का, तो वो भी बात करते हैं। देखो एलसीएम निकालने का तरीका हो गया। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, अब देखो इसमें जो है इसका मासा निकालना था, तो 12 के गुणनखंड और 16 के गुणनखंड। 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अब यहाँ पे 16 गुणनखंड देखे तो यहाँ पे 1 2 एंड 4 एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे देखे तो इसके जो कॉमन गुणनखंड है कौन कौन से, देखो यहाँ पे इसमें भी 1 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें 4 है, इसमें 1 2 4 इनमें आया है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 2 4 है। जबकि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कौन है, 4 है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 4 है, जो इसको भी काट सकती है और इसको भी काट सकती है, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और दूसरे जो है विधियाँ जो है अलग विधि है। अलग विधि में क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे इनका 16 और लासा का मासा, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या में पहले भाग करो, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये जो 4 आएगा, जो ये जो है ये इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। अगर मान लो 3 संख्या नहीं है तब निकालना हो एचसीएफ, तो कैसे निकलेगा, तो पहले जो यहाँ पे छोटी संख्या है, पहले छोटी संख्या जो उससे थोड़ी सी बड़ी उसमें डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे देखो 5 से पूरा का पूरा शेषफल 0 आ गया। फिर यहाँ पे फिर क्या करना है, जो यहाँ पे 5 आया है, फिर 5 से इसमें जो बड़ी संख्या है उसमें डिवाइड करना है, जिससे कट जा रहा है। अगर 5 से कट जा रहा है तो यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, दो संख्याएं x और y का महत्तम समापवर्तक निकालिए। ये y को x से भाग देने पर शेषफल r1 रह जाता है, फिर x को r1 से भाग देने पर शेषफल r2 रह जाता है, फिर दोनों r1 से विभाजित किया जाता है। यदि प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक शेषफल शून्य न हो जाता। अंतिम भाजक x और y का महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। तो ये तब तक दोहराई जाती है जब तक जो है ये हो जाए। दूसरा होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे मान लो इसका मासा क्या करना, पहले इसके जो है गुणनखंड लिख लो। जैसे 12 का होता है यहाँ पे जो है 2 और 6, मतलब 2 2 और जो है 3 रख सकते हो, 2 दूनी 4 3 12, इसको क्या रख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे क्या है कि जो है इसमें जो है उभयनिष्ठ अगर देखा जाए तो देखो इसमें 2 का स्क्वायर और इसमें जो है क्या है, इसमें भी 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या लग सकता है, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन होगा, इसमें 2 का स्क्वायर 2 इसका स्क्वायर, इसलिए इसका मासा जो है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना।
नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं यहाँ पे एक नियम और ये भी जान लो। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि दो संख्याओं को उनके अंतर से या अंतर के गुणनखंड से भाग दिया जाए तो समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यदि 225 और 147 को एक दो अंकीय संख्या से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तब ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे केस में आप देखो, पहले इनका अंतर निकालो। इनका अंतर कितना है 78। अब वो संख्या क्या हो सकती है, या तो 78 खुद हो जाएगी, या तो 78 का जो है जो गुणनखंड होगा, क्या होगा गुणनखंड इसका 39 हो सकता है। फिर इसका गुणनखंड क्या होगा यहाँ पे 26 होगा। फिर नेक्स्ट गुणनखंड क्या होगा यहाँ पे 13 होगा। तो कुल संख्या कितनी होंगी यहाँ पे 4 होंगी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखना, ये मेन फार्मूला ये है कि यदि दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के गुणनखंड से भाग दिया जाए तो समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आया, इनका अंतर कितना था, इनका अंतर आया 78। अब 78 से आप जो है 225 में भाग करो। ठीक है, 225 में भाग करो तो कितनी बढ़ जाएगा, देखो ये 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेके जाते हैं ना, 3 बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा, देखो 8 तारीख 24 के 4, फिर बचा यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 7 तारीख 21, 21 2 23, तो ये जो है ज़्यादा हो गया, तो इसलिए 2 बार ले जाना पड़ेगा। तो 2 बार ले जाते हैं इसको, तो 2 बार लेके जाएंगे कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे जाएंगे तो हार दूनी 16 के 6 एक आएगा, उसके बाद जो है हासिल एक आएगा, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 एक 15। ठीक है, 156 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा आपका 15 माइनस 6, 9 6 15, 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, 11 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 6, तो 69 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एक ये कट जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे 69 आ जाएगा। अब यही देखो 78 से ही जो है जब 147 में भाग करेंगे, 78 से जो है कितना आएंगे 147 में भाग करेंगे, तो यहाँ पे करो, अब एक ही बार जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 78 आया। अब यहाँ पे देखो 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, मतलब 9 8 17, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बचेगा आपका कितना 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 69। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 69 हो जाएगा। तो याद रखना, तो दोनों में शेषफल क्या बच रहा है 69 बच रहा है। तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर जो है जो इनका अंतर है, इनका अंतर जो है 78 है, इसको जब 78 से इसमें डिवाइड करोगे और वो कितना आएगा 69 आएगा, और वही इतने भी डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा 69 आएगा शेषफल। और यही सेम चीज़ अगर 76 के जो 78 के जो गुणनखंड है, 78 है ये, 78 के जो जितने भी गुणनखंड है, लाइक 78 हो गया, फिर यहाँ पे 39 हो गया, फिर यहाँ पे ये है, जितने से भी करो, जो जो मतलब शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यही चीज़ कहा जा रहा है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से तो यहाँ पे भी देखो दिया है। अब यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे प्राइम प्राइम जो है नंबर्स हैं यहाँ पे, इस प्रकार से जो है अंकों का योग कितना हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है दो संख्याएं, कितना होता है, एक 3 अंकीय संख्याओं से भाग दिया जाता है तब प्रत्येक दशा में समान शीर्षक रहते हैं, ऐसी कितनी संख्या है। अब यहाँ पे पहले इनका अंतर निकालो। इनका अंतर जो है डिफरेंस कितना आया, ये 1397 आया। उसके बाद इनको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर है 127 गुणे 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो जो है यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अब अंकों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 7, तो टोटल यहाँ पे अंकों का योग कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है लासा और मासा में संबंध पता ही है। यहाँ पे क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लासा गुणे मासा, मतलब मान लो यहाँ पे जो है 10, यहाँ पे 4 है और 10 है, तो इन दोनों का पहली बात तो लासा कितना आएगा, लासा कितना आएगा, लासा आएगा आपका 20, और मासा कितना आएगा 2। अब देखो इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 40, और इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 40। तो यही कह रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होती है, लासा गुणे मासा होती है। ठीक है, और भिन्नों का लासा और मासा क्या होता है, जैसे अब भिन्न का अगर लासा निकालना है, ठीक है, भिन्न मतलब अगर P/Q के रूप में लिखा है, इसका लासा निकालना है तो अंश का लासा होगा, हर का उसका उल्टा होगा मासा होगा। ऐसे अगर मासा निकालना है तो अंश मतलब जो चीज़ निकालना होता है अंश का वही करना होता है, और हर का उसका उल्टा करना होता है। ये चीज़ जो है दिमाग में जो है फिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे इसको हम लोग, और घातांकों का लासा और मासा, अगर जैसे अब इनका जो है लासा मासा निकालना है तो लासा क्या होगा, जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो उच्चतम घात वाली संख्या क्या होती है, लघुत्तम समावर्तक होती है। जैसे अब यहाँ पे देखो आधार समान है तो लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब आधार समान न हो और आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो दी गई संख्या का गुणनफल क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। इनका जो है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यहाँ पे जो है इनका मल्टीपल होगा। और जो है यहाँ पे जब दी गई संख्या का आधार समान हो तो सबसे कम घात वाली संख्या क्या होती है, वो मासा होती है। तो सबसे घात वाली संख्या क्या होगी, मासा हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या लासा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है जब आधार समान ना हो और ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो दी गई संख्या का मासा क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे पता होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज की। यहाँ पे लिखा प्रतिशत का अर्थ किसी चीज़ का 100वां भाग या प्रति 100 होता है। प्रतिशत को यहाँ पे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत का अभिन्न जिसका हर सदैव क्या होता है 100 होता है। जैसे यहाँ पे 5% लिखा है जिसका मतलब क्या 5/100। 10% लिखा मतलब 10/100। फिर X% लिखा मतलब X/100। तो यहाँ पे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे हमें प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना होता है। जैसे 40% है तो क्या करेंगे 40/100 कर देंगे, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये चीज़ें करनी होती हैं। जैसे आप किसी संख्या को साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, मान लो साधारण भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करने देते हैं। जैसे कोई यदि कोई भिन्न A/B है तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे उसमें 100 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लो अब 3/5 है, इसको परसेंट में बदलना है तो 3 × 5 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 60% हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। संक्षिप्त होती है, जैसे यक्स का y% कितना होगा, यक्स का y% मतलब मान लो यहाँ पे 100, जैसे मान लो लिखा है यक्स बराबर मैंने मान लिया 200, 200 का 10% ना, 200 का मान लो 20%, तो यहाँ पे कितना होगा 200। ऐसे इसी फार्मूले को 200 गुणे 20/100। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 40 आ जाएगा। 200 का 20% कितना होगा 40 होगा। फिर यहाँ पे लिखा है यक्स और वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, तो यक्स को वाई के % के रूप में मत करना है, तो यक्स अपान वाई इंटू 100। मतलब अगर मतलब ऐसे लिखा है 2 का 3 के % के रूप में व्यक्त करो तो 2/3 और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, वृद्धि अपान मूल मान गुणे जो है यहाँ पे क्या होता है 100 होता है। जैसे मान लो कि जो है आपने कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदा था और आपने उसको मतलब आपने कोई चीज़ 120 रुपये का खरीदा है, मतलब 120 रुपये का बेचा, 120 रुपये का उसको सेल किया और कितने में खरीदा था 100 रुपये में। तो मूल मान उसका क्या था 100 रुपये था, वृद्धि कितने की हुई 20 रुपये की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/100 और गुणे यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब आपको कितना % लाभ हुआ 20% का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है वही सेम चीज़ में लगाना है, कमी हो गया इसमें सेम फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भी क्या होता है, फिर यहाँ पे यदि ए तथा ए का मान बी से 8% अधिक हो तो बी का मान ए के मान के अपेक्षा कितना कम होगा। ये बहुत जो है बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ये जो है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ए का मान बी के मान से 8% अधिक हो तो बी का मान ए के मान से कितना कम होगा। जैसे ये क्वेश्चन जो है बनता है ना, जैसे मान लो ए का मान बी के मान से 8% अधिक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे तो इसका कितना होगा, तो यहाँ पे आर अपान 100 प्लस आर इंटू जो है 100 यही % निकल के आएगा। ठीक है, तो आर अपान जितना % है तो उतना आर बटे 100 प्लस आर इंटू 100 ये करना होता है। फिर यहाँ पे क्या है, यदि ए का मान ए से इतना कम हो, यहाँ पे कम दिया तो बी का मान कितना अधिक होगा, तो यहाँ पे जो है ये वाला फार्मूला लगेगा। ये मुझे लगता है सबसे रिलेवेंट फार्मूला है। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे रिलेवेंट फार्मूला है, ये जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर मशीनों पर डिप्रिसिएशन पर सूत्र, माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है, इसके जो है अवमूल्यन डिप्रिसिएशन की दर वार्षिक है, तब जो है यहाँ पे n वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, वही जो है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे जो है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे जो है ये लगेगा, यहाँ पे P n माइनस उसमें प्लस होता है, इसमें मतलब 1 माइनस आर अपान 100 पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, और n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे जो है P अपान 1 माइनस आर अपान 100 यहाँ पे ये हो जाएगा आर अपान 100 पावर n हो जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला लगेगा। दो आवश्यक नियम ये भी जान लो कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि हो जाने पर तो पूर्ववत यहाँ पे खपत कितनी होगी, तो यहाँ पे जो है आर अपान 100 प्लस आर इंटू 100 तो ये हो जाता है। यदि किसी वस्तु में आर होने दो जाने पर कमी आ जाने पर खर्च को पूर्ववत रखने के लिए वस्तु की खपत में वृद्धि कितनी होगी, तो ये जो है ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये जो है ये पता होना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ जो है संक्षिप्त विधि होता है। किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्या करते हैं आर अपान 100 प्लस आर इंटू क्या होता है 100 होता है। अगर देखो तो ये जो फार्मूला होता है ये मैक्सिमम जगह यही यूज हो रहा है। बस यहाँ पे जो है एक ये मतलब ये जो है आपका ये फार्मूला याद कर लो, यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस आर होता है। अब जो है कमी दी, जहाँ पे कमी से वृद्धि होगा और जहाँ वृद्धि से कमी होगा, इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि किसी वर्ग का भुजा में A% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस ए का स्क्वायर अपान 100। इस प्रकार से अगर आपको रटना है तो यहाँ पे कमी हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। यदि किसी त्रिभुज के आधार में जो है 1% की कमी होने पर उसकी ऊंचाई में प्रतिशत कितने क्षेत्रफल की अपरिवर्तित रहे, तो यहाँ पे जो है यक्स अपान एक्स माइनस एक्स इंटू जो है 100 हो जाएगा। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन लग जाने चाहिए। ठीक है, यदि A% तथा B% दोनों कमी प्रतिशत में हो तो कुल जो है % कमी कितनी होगी, तो -a माइनस बी प्लस AB अपान 100%। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यदि जो है यदि A% तथा B% दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल जो है वृद्धि कितनी होगी, A प्लस बी प्लस AB अपान 100%। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि यहाँ पे A% तथा B% क्रमशः
कमी प्रतिशत तथा वृद्धि प्रतिशत हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे जो है एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा -a+b, इस प्रकार से जो होगा। ठीक है, जहाँ पे धन जहाँ पे मतलब वृद्धि होगी वहाँ पे पॉजिटिव होगा, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे नेगेटिव होगा। लिखा है यदि किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है और जो है फिर इसे x% घटाया जाता है तो प्रतिशत कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा x²/100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, x²/100%। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पता चाहिए। यदि किसी वस्तु का मूल्य इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार R%, दूसरी बार में R2% और तीसरी बार R2%, तो कमी का मूल्य B इकाई हो तो यहाँ पे B बराबर क्या होगा, A इंटू क्या होगा, A इंटू 1 - R/100 इंटू 1 - R2/100 एंड 1 इंटू मतलब इंटू 1 - R/100, इस प्रकार से जो है ये लगेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट यहाँ पे देते हैं, यदि यदि मतलब किसी वस्तु का मूल्य इकाई है, इसके मूल्य में जो है पहली बार R1%, दूसरी बार R2% की दर से तथा तीसरी बार वृद्धि की जाती है। अब वृद्धि की जाती है तो यहाँ पे जो है वृद्धि के लिए क्या लगेगा, पॉजिटिव लग जाएगा, हर जगह प्लस हो जाएगा। अगर कमी की जाती है तो यहाँ पे जो है माइनस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, तो ये जो है पूरा का पूरा था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे लिखा है कि एक किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी वस्तु की खपत में 20% कमी कर दी जाती है, तो उस वस्तु के व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, अब व्यय बराबर तो यहाँ पे इसमें वृद्धि हो रहा है तो इसमें प्लस लगेगा, इसमें जो है कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे AB और जो है ये हो जाएगा, वैल्यू उठा के पुट कर दो तो ये क्या आएगा, ये +5%, मतलब 5% 4% क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, किसी आयत की लंबाई 30% वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव क्या करेगा, तो वृद्धि देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम वही फार्मूला लगेगा, उसके बाद 4% हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगर इस प्रकार से 30 20 आ रहा है तो यहाँ पे 4 होगा। आप याद लिखा है यदि किसी शहर की प्रधान संख्या P है तथा R% की दर से बढ़ रही है तो T प्रधान संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे P इंटू 1 + R/100 पावर कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना यदि एक गाँव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है और गाँव की प्रधान संख्या कितनी है, 5000 है, तो 2 वर्ष बाद गाँव की आबादी क्या होगी, तो गाँव की आबादी जो है इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो गाँव की आबादी कितनी हो जाएगी, 7200। ठीक है, 7200। यदि किसी गांव की मतदान संख्या इतनी R% की तरफ से घट रही है तो T मतदान संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस वही वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, याद रखना यदि नेक्स्ट यहाँ पे है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है और R% की दर से बढ़ रही है तो T वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या थी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होगा, P एंड 100/100 + R और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इस प्रकार से, लेकिन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया होगा, जैसे एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जो है 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो यही सेम फार्मूले पे रख लेना आपको। ये फार्मूला अगर याद है, फार्मूला रखो, जहाँ P दिया है वहाँ पे P रखो, जहाँ पे R दिया है वहाँ पे R रखो, R यहाँ नीचे है और T जो है ऊपर है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दो, बस यहाँ पे आ जाएगा। यदि यहाँ पे किसी यहाँ पे घट रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस। तो यहाँ पे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला पता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लाभ हानि का। ठीक है, लाभ हानि के फार्मूले देखते हैं। अब यहाँ पे सामान्य परिचय है। देखो, जब हम ग्राहक के रूप में किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो दुकानदार फुटकर विक्रेता कहलाता है। स्वयं फुटकर विक्रेता अपने सामानों को थोक विक्रेता खरीदता है जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को समुचित भंडार रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक प्रकार से बताना चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक शॉप पे जाते हो ना, एक शॉप पे जाते हो आप, तो आप यहाँ से जो है सामान खरीदते हो, तो ये जो है जो दुकानदार होगा, जो यहाँ से जो शॉप होगा, जो यहाँ पे बैठा होगा, ये क्या कहलाएगा, ये जो है एक फुटकर विक्रेता कहलाएगा। ठीक है, ये फुटकर विक्रेता, लेकिन ये भी तो कहीं से सामान लेके आता होगा ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वो होलसेल मार्केट से लेके आता है ना, वहाँ से कम रेट पे लेके आता है, आपको जो है महंगे रेट पे बेचता होगा। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या, अब क्रय मूल्य होता है जो फुटकर विक्रेता होता है थोक विक्रेता से सामान जिस मूल्य पर खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं, फुटकर विक्रेता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दुकानदार था यहाँ बैठा था, अब यहाँ से जहाँ से ये सामान खरीद के ले आ रहा था, यहाँ से जो सामान खरीद के ले आ रहा था जहाँ से, तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा, इधर वाला ये जो है यहाँ से जो सामान लेके आ रहा था ये क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पे लेके आ रहा था, और यहाँ पे जो बेच रहा था वो क्या कहला रहा था, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर फुटकर विक्रेता जो है वस्तुओं को ग्राहक को बेचता है, उस वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर ये होता है वो यहाँ पे लिखा है ऊपरी व्यय। कभी कभी सामान खरीदने के बाद उसकी धुलाई आदि पर भी व्यय करना पड़ता है। ये सब अपरिव्यय नामक शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। जब तक अलग से ना कहा जाए हम किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे अपरिव्यय सम्मिलित नहीं करते। ये भी याद रखना। लाभ होता है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो। मान लो दुकानदार ने खरीदा था कितने का, 100 का, और बेचा कितने का, 120 का, तो उसको लाभ हो गया। अब मान लो खरीदा था 100 का और बेचा कितने का, 80 का, तो उसको क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ सूत्र होते हैं। अब लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, फिर यहाँ पे हानि बराबर क्या होता है,
यहाँ पे हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, फार्मूला पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो होता है फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य 100/100 प्लस माइनस लाभ अपान हानि, ठीक है, लाभ अपान हानि, ये भी याद रखना चाहिए। तो जो है मतलब लाभ हानि होता है, मतलब अपान नहीं होता है। यहाँ पे अगर जो है प्लस लगेगा अगर लाभ है और माइनस लगेगा अगर हानि है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य होता है और 100 प्लस माइनस लाभ हानि, मतलब अगर लाभ है तो प्लस लगेगा, हानि है तो माइनस लगेगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। यदि क्रय यहाँ पे क्या लिखा है, यदि क्रय मूल्य x है तो लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा x का 120%। तो याद रखना एक, तो ये चीज़ जो है फार्मूला यहाँ पे बताना चाहिए। प्रतिशत लाभ जो कैसे होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि कितना होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये सब मतलब बड़े पेट फार्मूले हैं जो है, ये पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ संक्षिप्त नियम है। यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, उनमें से एक 1% का लाभ होता है, दूसरे को 1% की हानि होनी बेचा जाए तो सदैव तो इस स्थिति में सदैव हानि होगी, तथा यहाँ पे हानि परसेंट क्या होगा A² अपान जो है 100 होगा, ठीक है। ये होता है। फिर यहाँ पे देखिए जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक कोई % लाभ दूसरे पर हानि हो, तो यहाँ पे जो है ये कोई लाभ या हानि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा त्रुटि अपान गलत माप गुणे 100। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चन लग जाएंगे। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखते हैं यदि यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो यहाँ पे लाभ परसेंट कितना होता है x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 होता है, और हानि परसेंट कितना होता है y माइनस एक्स और इंटू 100% हो जाएगा। इस प्रकार से भी ये लग जाते हैं, ठीक है। याद रखना जैसे यहाँ पे लिखा है 21 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो यहाँ पे लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर होगा x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 21 माइनस 15 अपान 15 गुणे 100, तो यहाँ पे जो है 40% आ जाएगा। बड़े इजी है फार्मूले, अगर आपने थोड़ा सा पढ़े हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे जो है आप इसका यूज़ करके ऐसे कर सकते हो। एक बार दो देख लेना तो जो है ये याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 15 माइनस 12 अपान 12 गुणे जो है 100, यहाँ पे सॉल्व कर लेना कितना आ गया 25% आ गया, इस प्रकार से लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं जो है साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सूत्र एवं संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा है P बराबर क्या होता है, इसको प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। A बराबर क्या होता है मिश्र धन या अमाउंट कहते हैं। T बराबर टाइम या समय हो गया। यहाँ पे R बराबर रेट या दर, ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। अब यहाँ पे होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय, और यहाँ पे PRT इंटू 100 होता है। दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यहाँ पे होता है SI इंटू 100 अपान P इंटू T होता है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, मतलब एक प्रकार से उसी को ये करोगे ना तो यही निकल के आएगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग से नहीं बताया है। फिर यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस यहाँ पे साधारण ब्याज होता है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं P प्लस PRT इंटू अपान जो है यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर इसी को जो है यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस R इंटू टी अपान जो है 100 हो जाएगा। इस प्रकार से मिश्र धन बराबर क्या मूलधन गुणे जो है यहाँ पे जो है 100 प्लस दर गुणे समय बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे LCM मतलब इसका जो है हर एक लिया जाएगा ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन बराबर क्या होता है मिश्र धन गुणे 100 बटे, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जब मिश्र धन मूलधन का P/Q हो इसमें क्या करते हैं, तो मिश्र धन अपन मूलधन बराबर क्या होता है P/Q होता है। तो ये भी याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं तो ये जो है पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जब साधारण ब्याज मूलधन का P/Q हो, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा मूलधन अपन ब्याज अपन मूलधन P/Q हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन लगते हैं, तो याद रखना। अगेन लिखा है जब यहाँ पे जब एक निश्चित दर, ठीक है R% से, जब एक निश्चित दर R% से T1 तथा T2 समय के लिए ब्याजों का जो है योग ज्ञात हो, तो यहाँ पे मूलधन बराबर क्या होता है ब्याजों का योग बटे समय का योग, ठीक है। गुणे जो है यहाँ पे क्या होता है 100 अपान दर होता है, या इस प्रकार से क्या होता है ब्याजों का योग मतलब यस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड अपान यहाँ पे T1 प्लस T2 एंड इंटू 100 अपान R, इस प्रकार से जो है भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। यदि एक निश्चित दर पर R% और से T1 तथा T2 समय के लिए ब्याजों का योग ज्ञात हो तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यदि एक निश्चित समय के लिए R1 ब्याजों का योग मतलब अंतर ज्ञात हो, यहाँ पे अंतर ज्ञात हो तो समय का अंतर, और यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है लगना बड़ा ईजी है, ठीक है, अगर यहाँ पे चीज़ें पता हैं तो। फिर यहाँ पे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज दर कंपाउंड इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, याद रख यहाँ पे चक्रवृद्धि याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यदि P धनराशि पर, यहाँ पे जो है ये फार्मूला सबको पता होता है, यहाँ पे मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपान 100 होता है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है इसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे याद रखना, यदि जो है यहाँ पे क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यदि पी धनराशि इतने वर्ष के दिवस को लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये फार्मूला लगता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, ये मिश्रधन वाला था, यहाँ पे मिश्रधन था। ठीक है, मिश्रधन में यहाँ पे पी, यहाँ पे ये मिश्रधन लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन भी जो है पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत जो है कंफ्यूजन करता है, यदि पी धनराशि को R% अर्धवार्षिक हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्ष के लिए दिया गया हो, तब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मिश्रधन क्या हो जाता है, यहाँ पे पी तो वही रहेगा, ये हो जाएगा जब हाफ ईयरली होता है तो R/2 हो जाता है, और समय का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग करता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है 32,000 का 10%, 32,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन याद कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो, प्रति छमाही दे हो। तो यहाँ पे बस ये हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे क्या लगेगा, ये हो जाएगा, समय एक था तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा, इसको वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे अगर त्रैमासिक दिया है, क्वार्टरली दिया तो यहाँ पे क्या होता है, R/4 हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, सेम वही चीज़ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर 2 वर्ष का अंतर हो तो यहाँ पे जब यदि समय 2 वर्ष का अंतर है ब्याज, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मतलब तो चक्रवृद्धि ब्याज माने साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटे 100 का क्या स्क्वायर होता है, या साधारण ब्याज बटे दर गुणे दर बटे यहाँ पे क्या होता है 100 होता है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यहाँ पे पी इंटू आर अपान क्या होता है, आर अपान 100 का होल स्क्वायर, या फिर सिंपल इंटरेस्ट अपान 2 इंटू आर अपान 100, ये जो है फार्मूला भी यूज़ होता है कई बार। ठीक है, तो ये कई फार्मूले हैं, अगर याद हो जाए तो याद हो जाए, नहीं याद होगा तो फिर जो भी आपने देखा होगा उसको देखना भाई। लिखा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि n वर्षों में जो है यल गुना हो तो उसे LM गुना होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे n इंटू एम होता है। ठीक है, तो n इंटू एम याद रखना। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि कोई 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो धनराशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी होने के लिए क्या होगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो धनराशि को 8 वर्षों मतलब 2 पावर 3 गुना होने में लगा समय कितना होगा, यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लगा लेना क्वेश्चन। यहाँ पे जो है n वर्षों में यल गुना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसे यल पावर गुना करने में, मतलब जो है हमें यल का जो है पावर के रूप में करना है। जैसे यहाँ पे ये 5 वर्षों में 2 गुनी होती है, तो हमें ये जो है 8 को दुगुना इसका पावर बनाना पड़ेगा 2 का। ठीक है, अगर 2 का पावर बन जा रहा है तो आप इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और देखो इसमें जो आयु संबंधी प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो इसमें होता है प्रेजेंट होता है, एक होता है पास्ट होता है, एक होता है फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे जो अगर पास्ट की बात की जा रही घटेगा, फ्यूचर की बात की जा रही है तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी वर्ष की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो आयु n वर्ष बात की जाए x प्लस n होगी, n वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस n हो जाएगा। ठीक है, n गुना है तो nx होगा, और 1/n है तो आयु कितना हो जाएगा, x/n है। तो इस प्रकार से जो है जो क्वेश्चन बनते हैं आयु वाले, उनको जो है सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या होता है, कार्य समय मजदूरी में पाइप टंकी का होता है, तो यहाँ पे टाइम होता है, वर्क होता है, कार्य क्षमता होता है, समय व अवधि जिसके दौरान कोई गतिविधि या कार्य होता है जारी रहता है। कार्य को ऐसी राशि के रूप में प्रभावित किया जाता है जिसका प्रभाव परिणाम अक्सर क्या होता है, वांछित या अवांछित होता है, ये भी याद रखना। फिर इफिशियंसी होती है, कार्य क्षमता समय के जो है व्यर्थ कर्मानुपाती होता है, जबकि दिए गए कार्य की मात्रा क्या होती है, स्थिर होती है। जैसे कार्य क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, समय के है। याद रखना इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक कार्य किसी दिन में पूरा करता है तो उसके द्वारा एक दिन में पूरा किया गया कार्य कितना होता है, 1/x होता है। बी द्वारा कितना होता है, 1/y होता है। फिर दोनों के द्वारा जो है ये हम ऐसे निकालते हैं 1/x प्लस 1/i, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से निकल जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे ये MDS सूत्र आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें जो जैसे MD होता है तो यहाँ पे MD ले लेंगे, इसको हटा देंगे पूरा। फिर यहाँ पे अगर 3 दिया, इधर 3 दिया तो इधर का 3 ले लेंगे, इधर ऊपर 3 दिया तो ऊपर का 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। इसमें यम क्या होता है, पुरुषों या महिलाओं की संख्या दर्शाता है। दी जो है दिन को दर्शाता है, यह जो है घंटे है, एक दिन में घंटे को दर्शाता है। ई जो है एक आदमी की कार्य दक्षता को दर्शाता है। W जो है किए गए कार्य के भाग को दर्शाता है। यहाँ पे ये चीज़ होता है, तो इस प्रकार से लगा लेंगे। पाइप एंड टंकी की बात करें तो यहाँ पे पाइप एंड यहाँ पे टंकी की बात करें तो जो है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है अध्याय के साथ कार्य क्षमता की अवधारणा के का ज्ञान अपेक्षित है। यहाँ पे जो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, मान लो पाइप और टंकी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो टंकी का जल भराव, टंकी से जल निकासी। देखो क्या था, फिर धनात्मक चिन्ह जो है जल भराव, जबकि जो होता है जो ऋणात्मक चिन्ह होता है ये निकासी के लिए प्रयुक्त होता है। पाइप और टंकी के समान फार्मूला यहाँ पे किया जाता है। देखो जब पाइप
जब एक पाइप इसी टंकी को पी घंटे में भरे तो पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी कितना होता है, 1/p होता है। जब पाइप एक टंकी में घंटे में खाली करे तो 1 घंटे में खाली किया गया भाग कितना होता है, 1/q होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो जब दो पाइपें में से एक टंकी को पी घंटे में भरे, दूसरा जो है घंटे करे, तो दोनों पाइपों द्वारा टंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा, तो जो है 1/p + 1/q, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा। ठीक है, और अतः टंकी द्वारा पूरे भाग भरने में लगा समय कितना होगा, तो लगा समय कितना होगा, ये जो है इनका मल्टीपल और इनका योग के बराबर होगा, तो P×Q/P + Q, तो ये जो है सीधे फार्मूला है, रट लो, आ जाएगा तो लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक नल किसी टंकी को P घंटे में खाली कर दे तथा दूसरा नल उसी टंकी को Q घंटे में खाली कर दे, दोनों नलों के एक साथ खोल दिए जाने पर तो क्या होगा, टैंक का 1 घंटे में खाली किया गया भाग कितना हो जाएगा, इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, टैंक को पूर्णतः खाली करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 1/, इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे अर्थात PQ/P + Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों टंकी ये सब हैं, कई फार्मूले हैं यहाँ पे, इसको देख लेना। आई होप कि आपने क्वेश्चंस लगाए ही होंगे ना, अगर क्वेश्चन लगाए हैं तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हाँ फार्मूला जो है किस प्रकार से, वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लगाना चाहना तो लगा देना। ठीक है, फिर यहाँ पे समय, चाल और दूरी की बात कर लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो है चाल बटे समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, पता ही है। जब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं तो सापेक्ष गति क्या होती है, दोनों गाड़ियों की गतियों का अंतर होता है। ठीक है, जब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं तो सापेक्ष गति क्या होता है, दोनों गाड़ियों का अंतर होता है। फिर जब गाड़ियाँ जो है विपरीत दिशा में जाती हैं तो सापेक्ष गति क्या होती है, दोनों गाड़ियों की गतियों का योग होता है। फिर धारा की एक ही दिशा में नाव की गति बराबर क्या होती है, शांत जल में नाव की गति प्लस धारा की गति होती है। फिर यहाँ पे देखिए, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति बराबर क्या होती है, शांत जल में नाव की गति माइनस धारा होता है। फिर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18 से करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है। ठीक है, ये भी जो है पता होना चाहिए। संक्षिप्त कुछ यहाँ पे विधि है, जो है यहाँ पे क्या होता है, यदि ए मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा जिसकी गति x मीटर प्रति सेकंड में है, विपरीत दिशा में y मीटर प्रति सेकंड गति से गति आने गति को पार करने में लगा समय क्या होता है, T/A/x + y, मतलब ये संक्षिप्त फार्मूला है, वैसे इन सब का यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लगा लेना आप, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो है कुछ इनका दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 मिलीमीटर होता है। फिर यहाँ पे जो है 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे 100 मिलीमीटर होता है। फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर या इतना जो है मिलीमीटर होता है। जैसे यहाँ पे डेसीमीटर, यहाँ पे मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, कई बार आपने करा होगा। 1 इंच बराबर जो है यहाँ पे 2.75 सेंटीमीटर होता है। 1 गज बराबर कितना होता है, 0.91 मीटर होता है। एक फायदम जो होता है 1.8 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.85 मीटर होता है। फिर एक फुट जो होता है वो 12 इंच होता है। 1 मीटर जो होता है 9 छलांग होता है। एक छलांग जो होता है 1 मील होता है। एक फरलॉन्ग, सॉरी छलांग नहीं, इट्स द फरलॉन्ग। एंड एक गज जो होता है वो 3 फीट का होता है। एक फैदम जो होता है 6 फीट का होता है। 1 मील जो होता है वो 1.60 किलोमीटर होता है। एक केबल लेंथ जो होता है 720 फुट, मतलब इतना मीटर होता है। यहाँ पे एक चेन जो होता है वो 100 फीट होता है। इस प्रकार से याद रखना। एक क्यूबिट जो होता है 18 इंच का होता है। तो एक डिग्री जो होती है वो इतने मील या इतने किलोमीटर होता है। एक जो है लीग जो है इतना जो है 3 मील इतना होता है। एक नॉटिकल मील जो इतना मील या इतना मीटर होता है। फिर याद रखना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पे वेटेज बात करें तो यहाँ पे सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो मिलीग्राम मिलियाग्राम या क्विंटल, तो यहाँ पे इसको देख लेना। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे धारिता के यहाँ पे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर। फिर यहाँ पे जो है गैलन है, कैसे प्रकार से चीज़ें हैं जो भी इंपॉर्टेंट देख लेना एक बार। 1 वर्ग मीटर में इतना वर्ग फुट होता है। एक एकड़ में जो है इतना वर्ग मीटर होता है। इस प्रकार से आयतन का यूनिट यहाँ पे दिया है। 1 घन इंच जो है इतना फुट होता है। फिर जो है इस प्रकार से मानकों पर चेंज ऑफ द यूनिट जो है पता है 1 इंच में इतना इतना मीटर होता है। इस प्रकार से चीज़ें देख लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेकर। अगर आपने पढ़ा है तो ये बताएं। देखो ये भी फार्मूला बताया, 1 डिग्री इंटू 9/5 + 38 के बाद क्या होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, या यहाँ पे F बराबर कितना होता है 9/5 9C/5 एंड +32। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ मानक टाइम होता है, जैसे 1 मिनट का क्या होता है 60 सेकंड होता है। 1 घंटे का 60 मिनट या इतना सेकंड होता है। एक दिन का 24 घंटे या यहाँ पे 1440 मिनट या 86,400 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी होता है, याद रखना। फिर यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक चंद्रमास जो होता है 28 दिन या 29 दिन का होता है। एक सौर जो मास होता है 30 दिन या 31 दिन का होता है। एक साधारण वर्ष जो होता है 13 चंद्रमास या 1 दिन या 12 सौर मास या 365 दिन होता है। लीप जो ईयर होता है वो 366 दिन होता है। ऑलरेडी सबको पता होता है। घड़ी की बात करें तो घड़ी के डायल का आकार अधिकता वृत्ताकार होता है, जिसकी परिधि जो है 600 बराबर भागों में बटी होती है, या प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। भी याद रखना, घड़ी में छोटी सुई को घंटे की सुई तथा बड़ी सुई को मिनट की सुई ऑलरेडी पता होता है। यहाँ पे लॉन्ग हैंड यहाँ पे होता है। घड़ी घंटे की सुई 1 घंटे में
30 सेकंड का कोण बनाती है। जब मिनट की सुई 5 मिनट में 30 सेकंड का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे चीज़ें जो है बताई गई, इसको थोड़ा ध्यान देख लेना। 1 घंटा और 60 मिनट होता है, 1 मिनट और 60 सेकंड इतना सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है इस प्रकार से। एक डायल प्रभाव कितना होता है, एक चक्कर प्रभाव 360 है, मतलब 12 घंटे प्रभाव कितना होगा, 360 होगा। 1 घंटे प्रभाव कितना होगा, 30 डिग्री। 1 घंटे में बना कोण कितना होता है, 30 डिग्री। इस प्रकार से इसको जान सकते हैं। फिर सुई तरह 1 मिनट में बना कोण, देखो 1 घंटे में बना कोण कितना होता है, 30 डिग्री। तो 60 मिनट में बना कोण कितना होगा, 30 होगा। तो 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, 30/60, मतलब हाफ डिग्री। ठीक है, 30। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगेन 9:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कितना डिग्री का कोण बना है। अब यहाँ पे जो है 9:40 की बात करें तो यहाँ पे 1 घंटे में बना कोण कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है। तो 9 घंटे में बना कोण कितना होगा, 270 डिग्री होगा। 40 मिनट में बना कोण कितना होगा, 40 गुणे जो है 6 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240। तो यहाँ पे जो है 40 मिनट में घंटे की सुई कभी कुछ चलेगी, तो यहाँ पे घंटे की सुई चलेगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 40 इंटू, तो यहाँ पे कितना होगा 20। तो घंटे कितनी हो जाएगी, 240। मिनट की सुई चलेगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 240। अब इसमें जो है अंतर घटा लेंगे, कितना आएगा, 50। इस प्रकार से जो है कर लेंगे। ठीक है, सुइयों की संपाति होने पर यहाँ पे 11/2 इंटू मिनट बराबर 3 गुणे घंटा +-1 होता है। इस प्रकार से भी फार्मूला होता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो भी यहाँ पे ये काम आएगा, नहीं तो फिर ये सब काम आने वाला नहीं है। ठीक है, याद रखना, अगर आपने पढ़ा है तो ही ये काम आने वाला है। फिर यहाँ पे लिखा है बच्चों ने प्रश्न हल किए हैं कि यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम पॉइंट की संख्या है। तो यहाँ पे जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो।